गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 28 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। और इसके अलावा पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप एप्लीकेशन पर चले जाइए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको वहां पर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कलेक्ट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं 28 दिसंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल ये भारत के पीएम रहे। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि काफी फेमस रही वो है चेंजिंग इंडिया। काफी फेमस रही है चेंजिंग इंडिया। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। पूरी डिटेल समझेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है 26 दिसंबर को। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है इंडियन गवर्नमेंट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर। 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ। चेंजिंग इंडिया इनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। इनका जो राजनीतिक करियर है, जो सफर रहा है, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर कैसे इन्होंने काम शुरू किया और कैसे भारत के पीएम तक की यात्रा इन्होंने तय की, उसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी चेंजिंग इंडिया में हमें पता चलता है। इनका जन्म भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। पंजाब में जन्म है। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे हैं 1982 से लेकर 1985 तक। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार रहे हैं 1990 से 1991 तक। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे असम से। 33 साल ये राज्यसभा के मेंबर रहे और 2024 में ही राज्यसभा से रिटायर हुए थे। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य बनकर आए थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इन्हीं के द्वारा आप सभी को पता होना चाहिए भारत में एलपीजी योजना को लागू किया गया था। जब ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को इन्होंने लागू किया था। इनके पहले भारत की जो इकोनॉमी थी ना, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था, जिसको खोलने का काम किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। यहां पर लिबरलाइजेशन, एलपीजी में लिबरलाइजेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको कम करना और निजी क्षेत्रों को अवसर प्रदान करना। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकारी जो संस्थाएं हैं उन्हें निजी हाथों में सौंपने का काम। और थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए खोल देना। डब्ल्यूटीओ के हम मेंबर बने और हमारे यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था को शुरू किया गया। तो ये सारे जो बोल सकते हैं आर्थिक सुधार थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसका श्रेय दिया जाता है। 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काम किया है। 2 बार भारत के पीएम रहे हैं लगातार। असम से राज्यसभा के सांसद थे। विपक्ष के नेता के रूप में 1998 से 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सामाजिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के कारण 1987 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म विभूषण कब दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को? 1987 में। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में इनका निधन हो गया। 7 दिन का नेशनल शोक घोषित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सेक्टर में एआई को लागू किया जा सके
इथिकली एआई का यूज किया जा सके, इसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष है पुष्पक भट्टाचार्य। आंसर है, अध्यक्ष कौन बनाए गए? पुष्पक भट्टाचार्य। ये कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है पुष्पक भट्टाचार्य, जिनको हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है आईआईटी बॉम्बे में पुष्पक भट्टाचार्य, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से एथिकली कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे एआई का यूज किया जा सकता है, इन सभी पर रिपोर्ट देने के लिए 8 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उसका अध्यक्ष अपॉइंट किया है पुष्पक भट्टाचार्य। अब देखिए उद्देश्य क्या है कमेटी का। कमेटी का अगर उद्देश्य देखें तो एआई को सेफ तरीके से, इथिकल तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है कि जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, उसको कैसे लागू किया जा सकेगा एआई के साथ। इससे होगा क्या? तो एआई के उपयोग से, या एआई का उपयोग ऐसा होना चाहिए कि भाई जो कस्टमर है, एक तो उनका ट्रस्ट बना रहे, किसी भी प्रकार का लूप होल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआई का यूज कर रहे हैं और ग्राहकों के साथ ही साइबर क्राइम हो जाए, है ना। तो ग्राहकों का ट्रस्ट डेवलप हो। सेकंड, जो डेटा है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी प्रकार की नुकसान या धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाया जा सके। तो इन सभी मुद्दों पर अपनी राय देगी पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। ठीक है, पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से लागू करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? पुष्पक भट्टाचार्य। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देता हूं, क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल आप सभी के लिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर लगातार चल रही है। सारे कोर्सेस आपके लिए बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है दोनों ही एप्लीकेशन में, तो आप चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोनों ही एप्लीकेशन की मैंने आपको लिंक दे दी है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डेली करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप उसका भी फायदा उठाइए। और आपके पास जितने भी कोर्सेस आपको जिनकी भी नीड है वो काफी नॉमिनल चार्जेस में है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका हर्डल है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी। आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, इसमें इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जो वेट लिफ्टर है, उन्होंने टोटल 33 मेडल हाल ही में अपने नाम किए। कितने? 33। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन हुआ है कतर की राजधानी दोहा में, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। इंडिया के जो वेट लिफ्टर है टोटल 33 मेडल यहां पर इन्होंने अपने नाम किए। इनमें से हमने 7 तो जीते हैं गोल्ड, 16 हमने जीते सिल्वर और 10 हमने जीते ब्रॉन्ज मेडल। टोटल हो गए 33। अब यहां पर पूरे 33 तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम जो गोल्ड मेडल विनर है उन पर एक बार नजर डाल लेते। देखो, जोशना सबर विमेंस यूथ 40 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए। तो आपको यहां पर इनके बारे में यह पता होना चाहिए कि जोशना सबर किस खेल से संबंधित है, तो यह वेट लिफ्टर है ना। पायल विमेंस यूथ 45 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कोयल बार की बात करें, विमेंस यूथ 55 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और साईराज परदेसी इन्होंने मेंस यूथ 81 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। तो इस तरीके से 3 जोशना सबर लेकर आई, 1 पायल लेकर आई है, सॉरी 2 पायल लेकर आई है गोल्ड, 5 हो गए, 1 कोयल बार और 1 साईराज परदेशी। तो 7 गोल्ड मेडल आए हैं हमारे पास एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। आयोजन किया गया कतर के दोहा में। इंडिया ने टोटल 33 मेडल
यहां पर अपने नाम किए, क्योंकि जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है तो 13 से लेकर 20 वर्ष की आयु के जो वेट लिफ्टर है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रतियोगिता में। इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यह हर साल मनाया जाता है 27 ऑफ दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक के प्रति पूरे वर्ल्ड को जागरूक करना, जो महामारियां आती है ना, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में देखने को मिल ही जाती है। कोरोना जितनी बड़ी नहीं होती हो, लेकिन जो एमपॉक्स आया अफ्रीका में वो क्या है? महामारी है। कभी पोलियो आया था, महामारी थी। डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, XYZ। तो ऐसी महामारियों के प्रति, पैंडेमिक के प्रति पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना और पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस को मनाए जाने का। इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 27 ऑफ दिसंबर को यह मनाया जाता है। कोविड के बाद 2020 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषणा की थी कि भैया 27 ऑफ दिसंबर को हम ये डे मनाएंगे। तो 2020 से हर साल इसे मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज तो भैया पेंडेमिक की रोकथाम करना है ना। पेंडेमिक की रोकथाम के लिए ग्लोबल लेवल पर सारे देशों को एक साथ लाना। इसके अलावा जो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको मजबूत करना, ताकि अगर इन फ्यूचर कोविड जैसी कोई महामारी आ जाती है, हमको सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, तो अगर ऐसी कोई महामारी आ जाती है तो उससे कैसे निपटा जा सकेगा, इसके लिए तैयार होना। जागरूकता फैलाना वर्ल्ड के देशों में, लोगों के मध्य में कि भैया ऐसी सिचुएशन फिर आ सकती है, हमको तैयार रहना पड़ेगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना लगातार कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई पेंडेमिक कोविड जैसा आता है तो हम कैसे निपटेंगे, क्या हमारी तैयारियां पूरी है, क्या हम इम्प्रॉम्प्टू दवाइयां बना लेंगे, तो इस तरीके से डिसीजन क्या हम उस वक्त ले पाएंगे। तो इन सभी के लिए तैयार रखना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के देशों को, अपने आप को। तो इसी उद्देश्य से मनाया जाता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे हर साल 27 ऑफ दिसंबर को। पीएम नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की है। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रगति की बात करें तो प्रगति का पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। आंसर बी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति मीटिंग की हाल ही में अध्यक्षता की। पहले भी ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2023 में कि भाई प्रगति का पूर्ण रूप क्या है। तब 41 मीटिंग हुई थी, तब पूछा गया था कि प्रगति का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना, प्रगति के पूर्ण रूप की बात करें तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। एक प्रकार से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको रेगुलेट करना है ना, उनको लागू करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए प्रगति एक स्कीम का नाम है, इसको ऐसे समझिए। दिसंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की है। प्रगति मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जिसमें से 6 तो शहरी परिवहन से संबंधित है, मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे, और एक सड़क कनेक्टिविटी और थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो इन 8 प्रोजेक्ट पर यहां पर पीएम ने समीक्षा की है कि इनको कैसे लागू किया जा सकता है। प्रगति का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो कि गवर्नमेंट की सभी योजनाओं को प्रोसेस करने, उसकी मॉनिटरिंग करने और उसे अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि हमारी कौन कौन सी योजनाएं कितनी बाकी है, कहां तक हमारा काम हो गया है। तो इन सभी के लिए एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे नाम दिया गया है प्रगति। इसकी 45वीं मीटिंग का आयोजन हाल ही में किया गया, अध्यक्षता भारत के पीएम
नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। दिसंबर 2024 में मैया सेंडू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो मैया सेंडू की बात करें तो इन्होंने मालडोवा के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में शपथ ली है, दूसरी बार। मालडोवा के प्रेसिडेंट बनी है कौन? मैया सेंडू। मालडोवा को कुछ समय पहले भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। क्यों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बना है कौन? मालडोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसको हमने डिस्कस किया था आई थिंक, तो इसे भी याद रखना। एक यूरोपीय देश है जो कि यूक्रेन और रोमानिया से टच होता है, मालडोवा। हाल ही में मालडोवा की नई प्रेसिडेंट, यहां पर मालडोवा में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था 2024 में, जहां पर मैया सेंडू ने अलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो को हराया और मैया सेंडू मालडोवा की प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट की गई और इन्होंने दूसरी बार मालडोवा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है, क्योंकि इसके पहले 2020 में भी मालडोवा की प्रेसिडेंट बनी थी कौन? मैया सेंडू। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैया सेंडू मालडोवा की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी 2020 में, और अब 2024 में दूसरी बार इन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। पहले प्रेसिडेंट बनी थी 2020 में, पहली प्रेसिडेंट महिला, और अब दूसरी बार शपथ ली है। मालडोवा एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है, अभी मैंने आपको बताया। इसकी कैपिटल है चिशिनाउ और मोल्दोवन ल्यू यहां की ऑफिशियल करेंसी है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में 100% नल से जल या नल से पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर नल जल राज्य बन गया है? तो भारत का 5वां हर घर नल जल राज्य बना है पंजाब राज्य, भारत का 5वां ऐसा राज्य। आंसर हो जाएगा पंजाब। एक रेफरेंस क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एसएससी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब पहला राज्य बना था गोवा, हर घर नल जल राज्य बना था 100%, गोवा पहला राज्य, तब यह क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब 5वां बना है कौन? पंजाब। तो दिसंबर 2024 में पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप के माध्यम से, नल के माध्यम से हर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल से पानी आ रहा है। तो 100% पाइप जलापूर्ति हासिल का लक्ष्य पूरा किया है किसने? पंजाब ने। और यह काम करने वाला यह भारत का 5वां राज्य बना है हर घर जल योजना के तहत। पंजाब में 23 जिलों में 13,000 से अधिक गांवों में पाइप के माध्यम से जल की आपूर्ति की जा रही है। सबसे पहली बार अक्टूबर 2020 में गोवा 100% नल जल वाला देश का पहला राज्य बना था। वैसे ये जो योजना है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, हर घर जल स्कीम 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसका उद्देश्य उस वक्त रखा गया था कि 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। हालांकि लक्ष्य अभी हासिल नहीं हो पाया है, पर कार्य प्रगति पर है। 5वां ऐसा राज्य जिसने हर घर नल जल का लक्ष्य पूरा कर लिया है कौन? पंजाब, दिसंबर 2024 में। हर घर जल स्कीम कब लाई गई थी? 2019। पहला राज्य कौन बना था 2020 में? तो यह बना था गोवा राज्य। डन, याद रखना, गोवा पहला राज्य बना था और अब पंजाब बना है 5वां राज्य। आगे आ जाते हैं। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी कहां स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट देखने को मिला, यह देखने को मिलता है यूएसए के हवाई द्वीप पर। किलाउआ वोल्केनो यूएसए है और यूएसए की मुख्य भूमि से दूर एक आइलैंड देखने को मिलता है हवाई, जो कि किसका है? यूएसए का है। तो हवाई द्वीप पर किलाउआ ज्वालामुखी देखने को मिलता है हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में, हवाई द्वीप पर स्थित है और यहीं पर ज्वालामुखी है, इसीलिए नाम पड़ा है हवाई ज्वालामुखी। दिसंबर 2024 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। यूएसए के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड, यहां पर इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा कि किस आइलैंड पर है, तो हवाई द्वीप के बिग आइलैंड पर
यह देखने को मिलता है साउथ ईस्टर्न भाग में। हवाई द्वीप और हवाई ज्वालामुखी वॉल्केनो किस देश में है? तो यूएसए में है। किस द्वीप पर है? तो हवाई द्वीप पर। किस पर्टिकुलर आइलैंड पर है? तो बिग आइलैंड पर। वर्ल्ड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में इसे गिना जाता है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर की जो रिंग ऑफ फायर है ना, उसमें आता है। चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है तिब्बत में यारलुंग जांगपो, जिसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आपको पता है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर होती है, चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो के नाम से इसे तिब्बत क्षेत्र में पुकारा जाता है, चाइना के क्षेत्र में। इसी पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ठीक है, भारत की सीमा पर दुनिया का लार्जेस्ट डैम बनाने के प्रोजेक्ट को हाल ही में चीन ने मंजूरी दी है। इस डैम की लागत आएगी टोटल 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नदी ब्रह्मपुत्री है, लेकिन चाइना में इसे कहा जाता है यारलुंग जांगपो या फिर सांगपो, है ना। उद्गम तिब्बत के क्षेत्र से होता है। तिब्बत में यारलुंग वैली के निकट इस नदी का उद्गम है। अरुणाचल प्रदेश में इंटर होने के बाद यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और फिर यह जाती है बांग्लादेश। तीन देशों में बहती है, चाइना के तिब्बत एरिया में, इंडिया और बांग्लादेश। यारलुंग जांगपो, जिस पर तिब्बत क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डैम निर्मित करने वाला है कौन? चाइना। आगे आते हैं। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है? तो अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आंसर ए। अजमेर शरीफ के नाम से इसे जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को मिलती है। यहां पर अजमेर में हर साल उर्स महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर साल आयोजित किया जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जो कार्यक्रम है समारोह के रूप में आयोजित किए जाते हैं। यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये बहुत ही फेमस सूफी संत है, जिनका जन्म अगर हम देखें तो वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में हुआ था 1141 में। अफगानिस्तान के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1236 में भारत के अजमेर में हुई थी। तो इन्हीं की जो दरगाह है उसे गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है अजमेर में। यहीं पर अजमेर का उर्स आयोजित किया जाता है या उर्स महोत्सव आयोजित किया जाता है। हाल ही में 28 दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो आयोजन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 28 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर लेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के। देखिए, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो राजस्व सचिव कौन बने? अरुणेश चावला। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। एम.टी. वासुदेवन नायर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे आए। दिसंबर 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो 17 बच्चों को। हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का नेशनल बर्ड बनाया है? तो नेशनल बर्ड बनाया है बाल्ड ईगल को अमेरिका ने। भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में शामिल किया है? तो किस राज्य को शामिल किया? मध्य प्रदेश राज्य को। दिसंबर 2024 में किस मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो यह है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चर्चा में रही स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? तो इसे शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में।
स्वामित्व योजना। हाल ही में एसाके वालू एके किस देश के पीएम के रूप में चुने गए? तो ये पीएम बने हैं टोंगा के। 26 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, आंसर हो जाएगा आंसर बी। आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले ले कल का। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक को दिया जाता है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्त्री वर्तमान में भारत के विदेश सचिव के पद पर हैं। एसएससी का चेयरमैन कुछ समय पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो एस गोपाल कृष्णन वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन के पद पर हैं। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में मैंने आपको दिए थे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 किस दिन की थीम है? डे और थीम में हमने इसको पढ़ा था। पंडित राम नारायण का संबंध, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ है, किस वाद यंत्र से था? और COP 29 का आयोजन किस देश में किया गया? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा यह भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।